स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जैक क्लास 10th का जो आप लोग का अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो इसका मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है सेट 2 को इसमें करने वाला हूँ। तो देखिए, इससे भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार ज़रूर। तो इधर तो आपको पता ही होगा 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और 1.5 घंटा समय है आपका। तो इसी में से आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। पहले वो मार्कशीट वाला होगा, फिर आपका सब्जेक्टिव होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन जो होगा वो किस टाइप का यहाँ पर सेट 2 में दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। इसमें कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखने। फिर कहता है देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। इसको हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है, ए से सूचित करते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपको उत्तर लिख देना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ से है, कहता है प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखिए। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं, ये प्रश्न है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। हाँ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। अगला देखिए 3 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है ऐसे, यहाँ पर होगा 2, ठीक है, ऐसे 2 धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए आपको लिखना है सोडियम तथा पोटासियम, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटासियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न में कहता है CH3CO CH3C2H4 में कौन कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है CH3CO CH3 में कीटोन तथा C2H4 में एल्किन प्रकार्यात्मक समूह स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर CO जो दिख रहा है ये क्या है, तो ये है कीटोन, ठीक है, कीटोन प्रकार्यात्मक समूह यहाँ पर उपस्थित है। तो आप इसे देख लीजिए। अगला प्रश्न है जीवाश्म क्या है। तो आपको लिखना है उत्तर में लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं होगा, यहाँ पर लिखा गया है कहते हैं, टाइपिंग में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कहते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए आगे है, कहता है वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए आपको लिखना है उत्तर, माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उसके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह डीएनए पर निर्भर करती है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है, ठीक है। तो लिख देना है आपको इस तरह से उत्तर। अगला प्रश्न है देखिए, इसमें कहता है एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे। तो देखिए आपको उत्तर में लिखना है खाद्य श्रृंखला, सबसे पहले आपको पादप को रखना है, ठीक है। पादप को खाता है कीट, कीट को खाता है मेंढक, और मेंढक को खाता है सर्प, और सर्प को खाता है चील या फिर कोई पक्षी। इसमें पादप उत्पादक है, यहाँ पर देखिए पादप जो है ना क्या है, उत्पादक है, जबकि प्रथम उपभोक्ता है। पादप जो है ये प्रथम उपभोक्ता भी है और चील अंतिम उपभोक्ता है, और यहाँ पर लास्ट में जो चील है ये अंतिम उपभोक्ता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है ओम का नियम बताएं, इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए, प्रतिरोध को परिभाषित करें। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर लिखना है आपको, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। V बराबर IR, ये हो गया ओम का नियम, ठीक है, आपको याद रखना है इसे, V बराबर IR ये ओम का नियम है। अब देखिए किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, जो धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके 2 गुण निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। और देखिए दूसरा नंबर में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल के मजबूती को दिखाती है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां पर चुंबकीय बल ज़्यादा होता है। अब देखते हैं आगे 10 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है संक्षारण किसे कहते हैं, ठीक है, इससे सुरक्षा के उपाय बताएं। तो यहाँ पर देखिए आपको उत्तर लिखना है, जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट या सल्फाइड में किसी की परत चढ़ जाती है, इसे ही संक्षारण कहते हैं। यहाँ पर संचरण लिखा गया है, तो आप इसे सही से लिख लीजिएगा यहाँ पर।
ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद देखिए पेंट या ग्रीस लगाकर संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं। पेंट लगाकर या फिर ग्रीस लगाकर संक्षारण से आप उसको बचा सकते हैं। अब देखिए आगे है 11 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करना है। तो आपको देखिए फ्रेंड्स, जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कॉपी को अपने कॉपी में इस तरह से 2 भाग में आपको इस तरीके से बांट देना है। ठीक है, पहले वाले को यहाँ पर लिख देना है और दूसरे वाले को यहाँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको लिखना है, देखिए पहला नंबर में संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहा जाता है, और इधर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको लिखना है पहला पॉइंट में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें दूसरा पॉइंट में लिखना है इसमें एकल बंध होता है, और यहाँ पर देखिए इसमें द्विबंध या त्रिबंध होता है। इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है। देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट आपको लिखना है यह बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, और इसमें लिखना है आपको यह अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये हो गया इसका अंतर, आप इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे है 12 नंबर का प्रश्न। इसमें आपको देखिए प्रश्न दिया है जैव आवर्धन क्या है, तो आपको उत्तर लिखना है जैव आवर्धन से अभिप्राय हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषी स्तर के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। धरती से विषैले रसायन पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार यह आहार श्रृंखला में आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आवर्धन, तो आप इसे देख लीजिए। अब आगे है 13 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सूर्य का प्रकाश, फिर लिखना है उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, तब लास्ट में शीर्ष मांसाहारी को लिख देना है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है 14 नंबर। इसमें देखिए कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चयन क्यों किया। तो देखिए इसका उत्तर लिखना है आपको यहाँ से। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता था, यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता था तथा इसके पुष्प आकार में बड़े और अत्यधिक परागण क्षमता वाला है और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था। इसीलिए मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया था। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधों को जिनकी प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फिगर डायग्राम बना देना है। यहाँ पर आपको 3 प्रतिरोध इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, इससे होकर प्रवाहित धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित होगा। अब यहाँ पर आपको उसको लिख देना है क्या कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I1, I2 तथा I3 है। परिपथ का कुल विभवांतर भी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इक्वेशन पहला मान लेना है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आपको यहाँ लिखना है ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है, तो V बराबर I R। ठीक है, तो यहाँ से अगर I को आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V बट्टा R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको अब लिख देना है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है I1 बराबर V बट्टा R1, I2 बराबर V बट्टा R2 और I3 बराबर V बट्टा R3। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, तीनों को लिख देना है इस तरीके से। अब देखिए आगे यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण 1 से I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए V बट्टा R बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा R1 प्लस V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3। अब यहाँ से आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से V ना सब में यहाँ पर V है, कॉमन है, तो आपको V कॉमन कर लेना है। V कॉमन करने पर क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए V भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ 1/R, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये व्यंजक इसका आ गया। ठीक है, इसी को निकालना था, तो आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर। इसमें देखिए कहता है विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। एक विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए एवं इसके 2 उपयोग लिखिए। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका उत्तर इस तरीके से लिख देना है। अब देखिए इसका आपको सिद्धांत लिखना है। कैसे, देखिए विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये हुआ इसका सिद्धांत। आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चित्र बना देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र को आपको
ड्रॉ कर देना है, छाप देना है अपना कॉपी में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर का। इसमें देखिए कहता है समावयवता किसे कहते हैं, पेंटन के समावयवों के नाम एवं रचनात्मक सूत्र लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होता है और संरचना अलग अलग होती है समावयवी कहते हैं, और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देना है, कार्बन को 1 2 3 4 5 बार, मतलब देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन बनाना है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले लिख देना है कार्बन को 5 बार। तो इस तरीके से लिखना ही क्या कहलाता है, नॉर्मल पेंटेन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे है कार्बन को 4 बार लिखना है इस तरीके से, और एक कार्बन जो है ना यहाँ से इसको निकाल देना है, ठीक है, यहाँ से निकाल के यहाँ नीचे में इसको लगा देना है। इस तरीके से संरचना को क्या कहेंगे, तो आइसोपेंटेन इसको कहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से टोटल 5 था, 3 लिखना है, ठीक है। यहाँ से 2 कार्बन जो है ना इसको यहाँ से हटा देना है। हटा देने के बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद यहाँ जो है ना कार्बन आपका एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर जो संरचना बनता है इसको कहते हैं नियोपेंटेन, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 18 नंबर का। इसमें देखिए कहता है ओजोन क्या है। तो उत्तर में लिखना है आपको, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है जो एक परत के रूप में होता है। यह सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करता है। अब आगे देखिए बी नंबर का प्रश्न में कहता है यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है इसका उत्तर। देखिए यहाँ लिखना है आपको, ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो पराबैंगनी विकिरण को बचाती है। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली चालक पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेती है तथा उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। इस प्रकार यह परितंत्र को नष्ट होने से बचाती है। इस तरीके से आपको लिख देना है। अब अगला देखिए सी नंबर का प्रश्न में कहता है ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है ओजोन परत के यहाँ पर क्षय होगा, ठीक है, क्या होगा, क्षय। तो यहाँ क्षय नहीं होगा, क्षय को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। तो इसमें पहला नंबर में आपको लिखना है CFC के उपयोग पर नियंत्रण किया गया है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर में आपको लिखना है नाभिकीय विस्फोट पर नियंत्रण किया गया है। उसके बाद यहाँ से आपको तीसरा पॉइंट लिख देना है सुपरसोनिक विमानों का कम से कम प्रयोग, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न। देखिए इसमें कहता है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। बहुत बार इसको पूछा भी गया है और पूछता है, बार बार इसको रिपीट करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका उत्तर लिख देना है। देखिए मानवों में लिंग निर्धारण खास लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। देखिए नर में XY गुणसूत्र होते हैं और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। मादा के पास Y गुणसूत्र नहीं होता है। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिलता है तो इससे XX जोड़ा बनकर मादा शिशु मतलब लड़की का जन्म होगा। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो XY जोड़ा बनेगा, ठीक है। इससे नर शिशु मतलब लड़का का जन्म होगा। बस इसी तरह आपको यहाँ पर लिख देना है, हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।